हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन हर सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जिसके लिए बहुत सारी मॉमीज़ की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि इस पे एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर होना चाहिए। एंड प्रॉब्लम है बच्चों में खाना ना खाने की, या गलत तरीके से खाना खाने की, या सही चीज़ों को ना खाने की जो प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सीरियसली ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये खाने के ऊपर बच्चे की पूरी ग्रोथ, डेवलपमेंट, सब कुछ इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बच्चा खाना ही ठीक से नहीं खा रहा है तो सब कुछ खराब हो सकता है। उसकी जो वेट है, हाइट है, और जो उसका ओवरऑल मेंटल और फिजिकल ग्रोथ है वो रुक जाती है कहीं ना कहीं, या बहुत ही स्लो हो जाती है। तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बीच में अगर स्किप कर देंगे तो आपकी मिस हो जाएंगी, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज अ पेरेंट, एज अ मॉमी, जानना कि बच्चे क्यों खाना खाने में इतनी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देती हैं बच्चों में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि खाना ना खाना आप किस चीज़ को लेकर ये मान सकते हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा। तो उसमें 5 चीज़ें आती है जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली चीज़ है रिफ्यूज़ल टू ईट, यानी कि बच्चा जो भी आप उसको दे रहे हैं उसे खाने से वो साफ मना कर देता है। वो कुछ भी हो सकता है, और यहाँ इस कुछ भी का मतलब है जो सॉलिड फूड है उससे रिलेटेड, यानी कि जो भी आप घर में खाना बना रही हैं, या कुछ भी अगर सपोज कीजिए, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे बाहर के खाने को खा लेते हैं लेकिन घर में बने हुए खाने को नहीं खाते, मना कर देते हैं। सेकेंड चीज़ पर हम आते हैं, ओकेजनली ईट्स गुड, यानी कि कभी कभी बच्चा बहुत अच्छे से खाना खाता है लेकिन कभी कभी बिल्कुल नहीं खाता है। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि आपने बच्चे को एक टाइम खाना खिलाया तो उसने बहुत अच्छे से खाना खाया, आपको भी सेटिस्फेक्शन हो गई कि हाँ आज इसने पेट भर के खाया है, या इतनी इसकी डाइट है, इसने इतना पूरा खा लिया है। और कभी कभी क्या होता है कि आपको उसको मुश्किल से 2-4 चम्मच भी या 2-4 टुकड़े भी खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 3 पे हम आते हैं, रिफ्यूज़ल टू अ पर्टिकुलर फूड। एक रिफ्यूज़ल है कि बच्चा बिल्कुल खाना खाता ही नहीं है, जो भी आप उसको दे रहे हैं वो बिल्कुल नहीं खाता है। दूसरा है कि वो एक पर्टिकुलर फूड को मना कर रहा है, तो किसी सब्जी को वो खाने के लिए मना कर देता है, किसी फ्रूट को, या कोई आपने डिश बनाई है उसको। या ऐसे ही इसका अपोजिट भी है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को वो बहुत अच्छे से खाता है लेकिन कुछ चीज़ों को वो बिल्कुल छूता भी नहीं है। ये एक आ जाता है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, रिफ्यूज टू ईट व्हेन यू फीड हिम, यानी कि जब आप बच्चे को खाना दे रहे हैं उस वक्त वो नहीं खाता, या उस वक्त वो बिल्कुल एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर देता है, आपको रोक देता है कि नहीं खाना, अब नहीं खाना, या उसका कोई मूड ऐसा नहीं बन रहा होता कि इसको भूख लगी है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो कुछ भी अननेसेसरी चीज़ की डिमांड आपसे करने लगता है, या कोई कुछ भी अनहेल्दी उठा के, जैसे बिस्किट खा लिया, या कुछ भुजिया काइंड ऑफ खा लिया, कोई चॉकलेट खा ली। मीन्स उसने टाइम पर जब आप उसको खाना ऑफर कर रहे थे तब उसने खाने के लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में जब भी उसका मूड हुआ या उसको भूख लगनी शुरू हुई तो उसने कुछ भी XYZ उठा के खा लिया, जिससे उसकी फिलहाल जो हंगर थी वो सेटिस्फाई हो गई है, लेकिन उसने उस टाइम पर वो चीज़ नहीं खाई जो उसे एक्चुअली में खानी चाहिए थी। अब इन चीज़ों के बाद हम बात करते हैं क्या रीजंस हैं, किन वजह से बच्चा जो है खाने के लिए मना करता है। तो सबसे पहला जो रीज़न आता है वो आता है मेडिकल प्रॉब्लम्स। मेडिकल प्रॉब्लम्स को मैंने सबसे पहले नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि एक बेबी के केस में, या एक जो आपका बच्चा है जो 1 से 10 साल की उम्र में आ रहा है, उनके केसेस में क्या होता है कि 80% बच्चा तभी खाने के लिए मना करता है जब उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम, कोई हेल्थ प्रॉब्लम उसके साथ चल रही है। ये हेल्थ प्रॉब्लम सिर्फ 2 ही हो सकती हैं मोस्टली। नंबर 1 एसिड रिफ्लक्स, एंड नंबर 2 कॉन्स्टिपेशन। आप एसिड रिफ्लक्स की बात करें तो ये बच्चे के साथ जन्म से होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा थोड़ी थोड़ी देर बाद, जो छोटा बच्चा होता है, न्यूली बॉर्न होते हैं, वो 5 से 6 महीने तक की एज तक थोड़ी थोड़ी देर बाद दूध उलटने लगते हैं, एक उल्टी सी करने लगते हैं। तो वो क्या होता है कि उनके जो फूड पाइप का एसोफेगस है वो थोड़ा सा इमेच्योर होता है, उतने अच्छे से डेवलप नहीं होता है। वोम के अंदर जब तक बच्चा रहता है, वो बाहर आने के बाद धीरे धीरे
नॉर्मल होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। तो उसकी वजह से जो भी वो खाना खाते हैं, अगर वो उनको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुई या उन्होंने थोड़ी भी एक्टिविटी करी तो वो वापस आ जाता है। छोटे बच्चे के केस में क्योंकि वो सिर्फ एक ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है या फॉर्मूला ले रहा है, वो सिर्फ लिक्विड दूध ही ले रहा है, तो वो दूध ही बाहर आ जाता है। ये चीज़ बड़े बच्चों में भी देखने के लिए मिलती है जब आप उनको सॉलिड पर स्टार्ट कर देते हैं 6 मंथ्स की एज के बाद। सो क्या होता है कि बच्चे को पेट में थोड़ी सी मरोड़, थोड़ा सा दर्द या गैस उनको रहती है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को अपना पेट जो है गैस की वजह से, ब्लॉटिंग की वजह से फुल फील होता है, एकदम कि भरा हुआ है, उसको भूख लगती ही नहीं है, या उसको भूख लग भी रही होती है तो उसे वो भूख वाली फीलिंग नहीं आती कि हाँ अब मुझे कुछ खाना है। सो एसिड रिफ्लक्स, बच्चों को एसिडिटी भी होती है। और बच्चे, जब आप बात करते हैं छोटे बच्चे की 6 मंथ से लेकर 2.5 से 3 साल तक के बच्चे, उसको नहीं पता होता कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे कैसे उसको एक्सप्रेस करना है। इवन दो कुछ बच्चे बोलना भी सीख जाते हैं, बट वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को अभी आपके सामने उतना खुलकर डिस्कस नहीं कर पाते, वो नहीं बता पाते। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे को अपना पेट फुल लगता है या उसको ऐसा फील हो रहा है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हमें भी गैस या एसिडिटी है तो हमें लगता है कि हम कुछ भी खाएंगे वॉमिटिंग हो जाएगी या ये गले में अटकेगा। तो इस तरह की फीलिंग बच्चे को भी हो सकती है, बट वो क्योंकि आपसे कह नहीं पा रहा तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में इसको प्रॉब्लम क्या है। दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम 70% बच्चों को रहती है जब से वो पैदा होते हैं तब से। मेरे खुद के बेटे के साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत थी और उसके साथ मैंने बहुत स्ट्रगल किया एंड एंड में जाकर मैं सॉल्यूशंस पे पहुंची जिनसे अब टचवुड बहुत उसको आराम है। और ये समझिए कि 95% को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। 5% केसेस में ये है कि कभी ना कभी बच्चे के साथ हो ही जाता है, तो एक नॉर्मल केस है वो। अदरवाइज अब वो कॉन्स्टिपेशन से ओवरकम कर गया है। सो कॉन्स्टिपेशन आपके हर एज के बच्चे के साथ हो सकता है, यहाँ तक कि अगर आपका बच्चा डेली अच्छे से फ्रेश हो रहा है तब भी 10 to 15% चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं उसे कॉन्स्टिपेशन है। अब ये कैसे पता लगाया जाए? ये इस तरह से पता लगाया जाए कि पी से स्टार्ट होने वाले जितने भी फ्रूट्स हैं, आपका पेयर हो गया, प्लम हो गया, या आपने प्रून्स दे दिए बच्चे को, आप ये फ्रूट उसको 1 से 3 दिन लगातार दें और तब उसके स्टूल जो उसको वो पॉटी कर रहा है उसके टेक्सचर को और उसकी फ्रीक्वेंसी को आपको थोड़ा सा मॉनिटर करने की ज़रूरत है और उसे थोड़ा सा कंपेयर करने की ज़रूरत है उसके पहले स्टूल से जब आपने उसको फ्रूट्स नहीं दिए थे। तब आपको जो डिफरेंस समझ में आएगा, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि बच्चे का सिस्टम अब अच्छे से क्लियर हुआ है, पहले वो थोड़ा कॉन्स्टिपेटेड था। तो अगर आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है तो 99% वो खाना नहीं खाएगा, वो खाने के लिए मना कर देगा, या वो अगर खाएगा तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में खाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सिस्टम का एक कॉर्नर बिल्कुल फुल है, ब्लॉक है, वहाँ उसे ज़रूरत ही नहीं है खाने की। तो ये 2 हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनका आपको अच्छे से अपने बच्चे को ऑब्जर्व करके पता लगाना पड़ेगा कि कहीं उसके साथ ये प्रॉब्लम्स तो नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेंसरी। सेंसरी का मतलब जो बच्चे की जो सेंस काम करती है, ईटिंग सेंस, यानी कि जो उसकी टंग काम करती है। सो ईटिंग सेंस से रिलेटेड बच्चे जो होते हैं वो पिकी ईटर्स होते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें चुन चुन कर खाते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारी मम्मीज मुझे बताती है कि बच्चा ये ही चीज़ खाता है पर्टिकुलर, ये चीज़ तो बिल्कुल छूता ही नहीं है। तो ऐसे बच्चे को हम पिकी ईटर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये टेक्सचर बेस्ड फूड को ही प्रेफरेंस देते हैं। अब वो टेक्सचर कैसा होगा? वो टेक्सचर ऐसा होगा जो इनकी जो ईटिंग सेंस है, यानी कि जिनकी टंग है, उसको लिक करने में, बाइट करने में, च्यू करने में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर का, जैसे हलवा हो गया, कोई अपने सीरियल बना दिया, या कोई ऐसी दाल हो गई जो बिल्कुल घुट जाते, जैसे मूंग दाल हम बनाते हैं, तो ऐसी स्मूथ टेक्सचर वाले को जब वो बच्चे खाते हैं तो क्योंकि उसमें च्यू करने के लिए नहीं होता, तो अगर बच्चे को आदत है कि फूड जब वो च्यू करके खाना है, आदत भी नहीं है, उसकी सेंस ये बनी हुई है कि खाना हमें च्यू करके खाना है, लेकिन उसको च्यू करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो क्या होगा, वो जो सडनली उसके गले में जाता है तो उसको गैगिंग फील होने लगता है।
और क्या उसको ये फील होने लगता है कि अब शायद मेरे गले में चॉकिंग हो जाएगी, ये अटक जाएगा, या मैं इसे फौरन से उलट दूं। तो इस तरह की उसको सेंस बन जाती है प्रॉपरली किसी पर्टिकुलर टेक्सचर को लेकर। तो ऐसा सिर्फ स्मूथ टेक्सचर के फूड्स के साथ ही नहीं है। कुछ बच्चों को च्यू करने की आदत नहीं होती, वो क्रिस्पी फूड नहीं खा पाते। कुछ बच्चों को लिक करने वाले फूड्स या फिर लिक्विड फूड, जैसे हम कभी सूप दे रहे हैं बच्चे को या कभी जूसेस दे रहे हैं, तो उसको उन फूड आइटम से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे को किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। और एज अ मॉमी, एज अ पेरेंट, आपको ये पता। थर्ड जिस पॉइंट की हम बात करने जा रहे हैं वो है ओरल मोटर स्किल्स। ये उन बच्चों के साथ कही जाएंगी जो थोड़े छोटे हैं, जैसे 6 महीने से लेकर 2-2.5 साल तक के एज के बच्चों पर ये चीज़ लागू होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों के जो खाने की जो सेंसेस होती हैं या जिनकी मोटर स्किल्स है, अगर साइंटिफिक टर्म में हम बात करें, तो वो अभी इतनी डेवलप नहीं हुई होती हैं कि वो ठीक से खाने को च्यू कर पाएँ, ठीक से खाने को स्वैलो कर पाएँ। तो उन्हें निगलने में, खाना चबाने में या खाने को मुंह में रख के जो टेस्ट लेना होता है उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। कई बार इन बच्चों के साथ ही ये प्रॉब्लम शुरू से देखी जा सकती है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग पर होते हैं, जब बहुत छोटे होते हैं। तो इन बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम इनको कई बार धक्का लग जाता है, खांसी आने लगती है, या दूध बहुत अटक जाता है तो बहुत तेज रोने लगते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि अभी दूध पिलाया और फौरन से डकार लेने के साथ बच्चे का बहुत सारा दूध बाहर आ गया, और ऐसा बार बार होता है। तो ये चीज़ आपको अपने बच्चे को देखकर ये समझनी चाहिए, ये याद करके आपको देखना चाहिए कि कहीं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे उसको ये प्रॉब्लम तो नहीं थी। तो ऐसे बच्चों की ओरल मोटर स्किल्स जो है वो स्लोली डेवलप हो रही होती हैं। इसीलिए उन बच्चों को खाने को चबाने में, निगलने में, हर चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और वो आपसे कह नहीं पाते। इस वजह से वो खाने को ही अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि इसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो इसको हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो ये भी आपको एक चीज़ है जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम तो नहीं है। फोर्थ जो आती है प्रॉब्लम वो है रूटीन प्रॉब्लम। रूटीन, जैसे कि मैं आपको शुरू से कहती आ रही हूँ कि बच्चे के साथ एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये चीज़ खाने के टाइम पर भी अप्लाई होती है। अगर आप बच्चे को डेली अलग अलग टाइम पर खाना दे रहे हैं, या डेली आप बच्चे को जब आपको भूख लगी तब आपने उसे खाना दे दिया, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि बच्चे के अंदर एक इंटरनल उसकी क्लॉक होती है जो सेट होती है कि इस टाइम मुझे उठना है, इस टाइम डे है, इस टाइम नाइट है, ये टाइम खाने का है, ये टाइम खेलने का है, ये टाइम सोने का है, या ये टाइम किसी और एक्टिविटी का है। तो ये इंटरनल क्लॉक आपको सेट करनी होगी, जो मैं अभी आने वाली वीडियोस में भी आपको बताऊंगी। जब मैं कैसे एक बेबी का रूटीन सेट करते हैं, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाने वाली हूँ। सो उसमें भी मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहीं आप डिफरेंट टाइम पे डेली उसको फूड इंट्रोड्यूस तो नहीं कर रहे। प्लस यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि बच्चे के खाने और खेलने में कितना टाइम है, या उसके 2 मील्स के बीच में जो टाइम गैप है उसमें वो कितना एक्टिव है। कई बार क्या होता है कि बच्चे ने थोड़ा बहुत खाना खाया, उसके बाद वो या तो बेड पे बैठा है, या वो वीडियो गेम खेल रहा है, या वो टीवी देख रहा है। मीन्स कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी उसकी हुई ही नहीं जिससे उसका खाना जो वो डाइजेस्ट हो या उसकी बॉडी को दोबारा से हंगर फील हो। तो ऐसे केसेस में 90% चांसेस है कि वो नेक्स्ट मील के लिए आपको मना कर देगा या रिफ्यूज़ कर देगा, या अगर आप उसको ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो केसेस हैं कि वह तो पॉटी चला जाएगा, या उसको वॉमिटिंग आ जाएगी, या वो किसी भी तरह से डिस्कम्फर्ट फील करेगा। तो रूटीन भी एक बहुत बड़ी वजह है आपके बच्चे के ठीक से खाना ना खाने का, जो रीज़न हो सकती है। लास्ट में हम आते हैं 5th, जो हमारा रीज़न हो सकता है बिहेवियर। कई बार ये देखा जाता है कि अगर बच्चा खाने में थोड़ी भी दिक्कत कर रहा है तो कई लोग पेरेंट्स को, स्पेशली मॉम्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि इसकी माँ ठीक से ध्यान नहीं देती, या ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है, खाना नहीं खाता, या इतना बिगाड़ रखा है कि कुछ नहीं खाता, बाहर की चीज़ें खाता है। एंड दिस इज़ ऑल नॉर्मल। हर किसी मदर को इस फेज से होकर जाना पड़ता है। अगर आपका बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा है
तो जो बाहर के लोग हैं वो आपको सबसे पहले यही कहेंगे कि ये बिहेवियरल इशू है, लेकिन मैंने इस चीज को सबसे बाद में इसलिए रखा है क्योंकि इसके चांसेस 3 to 4% है, और वो भी थोड़े बड़े बच्चों के लिए। एटलीस्ट 4 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ये चीज आती है कि बच्चे बिहेवियर की वजह से खाने में मना कर रहे हैं। बिहेवियर की वजह से मना करना ये होता है कि बच्चा सोशली एटिकेट्स उसमें इतने नहीं है कि वो अपनी बात ठीक से कह पाए कि उसे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि 4 साल के बच्चे को पता चलने लगता है कि कहाँ उसे इचिंग हो रही है, कहाँ उसे दर्द हो रहा है, और वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस करना भी सीख जाता है। लेकिन अगर बच्चे के हमने एटिकेट्स पर ध्यान नहीं दिया, मैनर्स पर ध्यान नहीं दिया, तो वो अपनी बात जो कन्वे करेगा वो रूट तरीके से करेगा, और इसी वजह से सामने से जो देख रहा है बंदा उसको यही लगेगा कि बच्चा इल मैनर्ड है, इस वजह से खाने को भी वो अवॉइड कर रहा है। तो बिहेवियर एक इशू हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं कि बिहेवियर एक इशू हो। ये बात हुई कॉजेज की। अब आपको ये काम करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके बच्चे के खाने ना खाने की वजह क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है। उसी के अकॉर्डिंग जो आगे सॉल्यूशंस मैं आपको बता रही हूँ वो आप अपने बच्चे के हिसाब से उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहला हमारे पास सॉल्यूशन है चेक ऑन हेल्थ इशू, यानी कि आपके बच्चे की आपको पॉटी एंड पॉटी का जो टेक्सचर है वो, प्लस वो कितने इंटरवल पर पॉटी कर रहा है, कि वो पर डे पॉटी करता है, एक नॉर्मल टाइम पर कर रहा है, या टाइम इधर उधर तो नहीं हो रहा है उसका, या फिर वो एक दिन में ज़्यादा बार पॉटी कर रहा है, या वो 2-3 दिन में एक बार पॉटी कर रहा है। तो ये बच्चे की जो पॉटी है वो खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको बहुत अच्छे से मॉनिटर करना होगा अपने बच्चे के स्टूल को। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपका बच्चा मोस्टली टाइम गैसी रहता है, नहीं कि उसको गैस रहती है, क्योंकि गैस एक बहुत बड़ा वजह है कि बच्चे को अपना जो टमी है वो फुल लगता है। और क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं, कई बार मेरे खुद के जो बेबी है मेरा 15 मंथ्स का, उसको भी अगर गैस हो भी रही होती है तो वो उसको पूरा दिन में रियलाइज नहीं होती, क्योंकि वो इतना ज्यादा एक्टिव रहता है। कभी बुक्स पढ़नी हो गई, कभी कोई मेरे साथ एक्टिविटी हो गई, तो उन सब में उसका ध्यान बटा रहता है। तो वैसे भी बच्चे का ब्रेन जो है जब एक्टिविटीज में लग जाता है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स पे उसका ध्यान हट जाता है। सो उसको रात में जब वो सोने के लिए जाता है, जब सब कुछ काम हो जाता है, उसके ब्रेन को एक टाइम मिल जाता है बॉडी पे ध्यान देने का, तो तब उसको ये चीज रियलाइज होती है, तब वो सिग्नल्स देता है कि हाँ उसे गैस है। तो आप एज अ पेरेंट आपको ये काम करना है, बच्चे की पॉटी मॉनिटर करने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं बच्चे को गैस या एसिडिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब वो कैसे करें, छोटे बच्चे हैं तो आप उनका पेट चेक कर सकते हैं कि वो टाइट तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ब्लॉटिंग जैसा उभर तो नहीं रहा है, या बच्चा पेट पे हाथ लगाने दे रहा है या नहीं दे रहा है, या हाथ लगाते हुए बहुत रो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं आप जिससे पता लगा सकते हैं कि बच्चे को गैस की प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड अगर बच्चा प्रॉपर बोलना सीख गया, 2.5-3 साल का है, तो इजीली आप उससे पूछेंगे भी तो भी वो आपको बता देगा कि उसको कोई इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। दूसरी चीज कॉन्स्टिपेशन पर आपको ध्यान देना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि बच्चे को फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा दीजिए, उसे पी से स्टार्ट होने वाले फ्रूट्स खिलाइए। उससे उसका कॉन्स्टिपेशन अगर थोड़ा बहुत भी कहीं रुका हुआ है तो उससे क्या होगा कि वो उसका सिस्टम क्लियर हो जाएगा, तो उसको वैसे ही भूख लगनी शुरू हो जाएगी। और फ्रूट्स वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, फ्रूट्स में फाइबर्स होते हैं और नेचुरल शुगर होती है जो बच्चे को बहुत एनर्जी भी देती है। वैसे भी सीजनल फ्रूट्स आपको बच्चे को खिलाने ही चाहिए। तो ये था पहला सॉल्यूशन कि आपको बच्चे के हेल्थ इश्यूज पर काम करना है। नेक्स्ट आते हैं सॉल्यूशन पर नंबर 2, सेट अ रूटीन एंड गेट स्टिक टू दैट। यानी कि आपको एक रूटीन सेट करना और उस रूटीन पर आपको बस चिपके रहना है, उस रूटीन से हिलना नहीं है, चाहे बाकी चीजें इधर से उधर हो जाए। लेकिन इस वक्त आपके बच्चे का खाना खाना, उसकी ओवरऑल ग्रोथ होना बहुत बड़ी चीज है। अगर आपने यहाँ जीत हासिल कर ली तो बाकी सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो रूटीन के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो आपका टाइम बेटर होगा कि आप अपना जो मील टाइम है उसको भी फिक्स रखें। फिक्स से मतलब 30 मिनट्स के आसपास का, उसमें डिफरेंट हो सकता है कि कभी आपने 2:30 बजे लंच कर लिया, कभी आपने 3 बजे लंच कर लिया, लेकिन इससे ज्यादा का गैप ना तो आपके खाने में होना चाहिए ना ही बच्चे के। आप अपने टाइम को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अपने काम के रूटीन के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन बच्चे के खाने की टाइम को आपको फिक्स करना पड़ेगा
कि वो 30 मिनट से ज़्यादा इधर उधर ना हो। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा 2 मील्स के बीच में इतना एक्टिव रहे कि उसे दूसरे मील्स के लिए भूख लग जाए। ऐसा ना हो कि बच्चा एक खाना खाया और अभी बेड पर लेटा है या टीवी देख रहा है या मोबाइल में लगा हुआ है, कुछ भी, कि उसने कुछ भी एक्टिविटी की ही नहीं। बच्चे को एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व रखेंगे तो वो उसकी वैसे भी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है और साथ में वो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगा तो उसे नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छे से भूख भी लगेगी। नंबर 3 पर आते हैं, फोकस ऑन मील टाइम एक्टिविटी। मील टाइम यानी कि खाने के टाइम बच्चा क्या कर रहा है। जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली अगर हम 6 मंथ से लेकर 2 साल तक के बच्चों की बात करें, तो वो कभी भी खाना सिर्फ खाने की तरह नहीं खाते कि उन्हें खाना खिला रहे हैं और वो साथ में खाना खा रहे हैं। वो दूसरी चीज़ों में भी लगे रहते हैं। स्पेशली बहुत छोटे बच्चों के साथ तो ये रहता ही है। और स्पेशली जब बच्चे क्रॉल करना सीख जाते हैं तब तो उन्हें खाने के लिए बिठाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो उनके लिए बूस्टर सीट्स भी आती हैं जिस पर आप बच्चे को हाई चेयर पर बिठा देते हैं और बच्चा उसमें फिक्स हो जाता है। आगे ट्रे होती है, उसमें आप खाना रख के उसको खिलाते हैं तो बच्चा एक तरह से बंध के बैठ जाता है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा बेटा 15 महीने का है। मैंने अभी तक उसे हाई चेयर इंट्रोड्यूस नहीं की और ना ही मुझे अभी तक ज़रूरत लगी, क्योंकि मैंने हमेशा मील टाइम में ऐसी एक्टिविटीज़ रखी हैं जिससे वो खुद ही खाने में इंटरेस्ट ले और खाने के टाइम एक तरफ लग के बैठा रहे। तो वो एक्टिविटीज़ क्या है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि बहुत छोटे टाइम से जब वो 4 to 5 मंथ्स का था तभी मैंने उसको बुक्स इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो पिक्चर बुक्स मैं स्पेशली ऐसे टाइम पर रखती हूँ और ख़ास तौर से एनिमल्स एंड फ्रूट्स में, क्योंकि उसका ज़्यादा मन है, या कार्स की उसको इमेजेस बहुत अच्छी लगती है तो मैं ऐसी बुक्स उसके पास रखती हूँ। तो उससे क्या होता है कि वो उन पिक्चर्स पे पर पेज पर आप उसको एक स्पून खिलाते रहें और उस पिक्चर्स से रिलेटेड कोई स्टोरी बना के छोटी सी आपने सुना दिया, 2-3 सेंटेंस उसके बारे में बता दी, तो बच्चे का माइंड वहाँ लगा रहता है। एंड 90% केसेस में बुक्स ही मुझे हेल्प करती हैं उसको एक तरह से बिल्कुल रूटीन में बिठा के खाना खिलाने के लिए। अगर किसी दिन उसका मन नहीं है, वो बुक से ऊब गया या कुछ भी, या किसी टाइम पे जैसे उसने लंच में बुक्स पढ़ी थी तो अब उसका मन नहीं है, तो शाम के स्नैक्स के टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि उसके जो टेडी बियर्स हैं या उसके जो टॉयज़ हैं, जैसे एक एनिमल्स का सेट उसके पास है, तो उनको बिठाकर पर्टिकुलर उसको उन्हीं के साथ बिठाकर एक एक एनिमल का नेम लेकर उनके सामने स्पून लेके जाती हूँ और फिर उसका नाम लेकर उसको खिलाती हूँ। सो जैसे हमने बोल दिया कि अब राइनो खाएगा, अब राइनो का टर्न, अब एलिफेंट खाएगा, अब नीव खाएगा, तो इस तरीके से बच्चा एक उसको एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि ये खाने का टाइम है, अब टॉयज भी खाना खा रहे हैं तो मुझे भी खाना खाना है। तो इस तरह से आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज रखनी है। एंड प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इन एक्टिविटीज में आप टीवी, मोबाइल एंड वीडियो गेम्स को ना इंक्लूड करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो बच्चे खाना खाते हुए मोबाइल, टीवी या वीडियो गेम देखते हैं उनका खाना उनको जितना न्यूट्रिशन दे सकता है वो नहीं देता है। प्लस उनका जो ब्रेन है वो डैमेज होने के चांसेस या उसके जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है उसे वीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक्टिविटी ऐसी चूज करें जिससे बच्चा लग के बैठे भी, प्लस वो उसको निगेटिवली इम्पैक्ट ना करे। नेक्स्ट पे आते हैं 4th मेथड जो आता है हमारे पास, दैट इज ट्राई एवरीथिंग विद अ डिफरेंट मेथड। यानी कि बहुत ही छोटी एज से अगर आप बच्चे को सारी वेजिटेबल्स, सारे स्पाइसेस, सारे फ्रूट्स खिलाते हैं तो बच्चे को उस टेक्सचर, उस टेस्ट की हैबिट हो जाती है। तो क्या होता है, कई बार कुछ पेरेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, उसको ये चीज़ इंट्रोड्यूस मत करो, अभी बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तभी चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ठीक है कि 6 मंथ पर आपने सॉलिड या सेमी सॉलिड उसको इंट्रोड्यूस किया है, तब आप शायद ये चीज़ ना इंट्रोड्यूस करें। बट जैसे ही बच्चा 8 मंथ्स का होता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हर चीज़ के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाता है। कुछ 2-3 चीज़ें एक्सेप्शनल हैं यहाँ पर जिनको हम नहीं इंट्रोड्यूस करते, जैसे हनी हो गया या आपका जो शुगर हो गई,
उसे आप एक लिमिटेड अमाउंट में देते हैं। तो 8 मंथ पर बच्चा हर तरह की दाल वगैरह खाने के लिए भी रेडी हो जाता है। तो मेक श्योर 8 मंथ से ही आप ये चीज़ें स्टार्ट करें कि बच्चे को किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे प्यूरी की फॉर्म में, चाहे मिक्स करके खिचड़ी की फॉर्म में, आप उसे हर वेजिटेबल, हर एक दाल, हर एक स्पाइस खिलाना शुरू करें। ऐसे फ्रूट्स भी उसको आप चाहे इसके सीरियल में मिक्स करें, चाहे 2-3 फ्रूट्स को मिक्स करके आप कस्टर्ड बना दें, कुछ भी, लेकिन आप उसको उसी टाइम से अगर वो चीज़ इंट्रोड्यूस कर देंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि बच्चा बाद में आपको किसी भी पर्टिकुलर फूड को लेकर परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया था और आपका बच्चा बड़ा हो चुका है और अब वो इन चीज़ों से रिफ्रेन करता है, परहेज करता है, नहीं खाता, तो अभी भी आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज आपका बच्चा पर्टिकुलर 3-4 सब्जियां इनको नहीं खाता, तो आप उसकी जो भी एक फेवरेट सब्जी है उस सब्जी में वो सब्जी बिल्कुल मैश करके, बॉईल करके, उसे मिक्सी में अच्छे से ग्रिंड करके एक प्यूरी फॉर्म में थोड़ी थोड़ी उसे मिलाना शुरू कीजिए। क्योंकि बच्चे के जो टेस्ट बड्स होते हैं वो डेवलपिंग है, वो डेवलप होते हैं, तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा टेस्ट उस चीज़ का जाएगा। लेकिन ये काम आप बच्चे के सामने ना करें, क्योंकि बच्चे को देखने से ज़्यादा दिक्कत होती है इन कंपैरिजन ऑफ खाने से। उसके सामने चीज़ ना करें, चुपके से आप उसे मिला दें। और ये मदर्स के बारे में कहा जाता है कि कौन सी चीज़ में क्या चीज़ छुपानी है वो मदर्स को अच्छे से आता है। तो आप उसके पिज़्ज़ा में कोई ऐसी सब्जी डाल दीजिए जो हेल्दी भी है और साथ में उसको फ़ायदा भी करिए। बर्गर बना के आप उस चीज़ का दे सकते हैं, जैसे आलू की पैटी आप बर्गर के लिए बनाती हैं, तो उसे आलू को छोड़ के आप उसमें स्वीट पोटैटो की, यानी कि जो आपका चुकंदर होता है, साथ में आप शकरकंदी होती है, उसको मिला के आप बना दिए। मतलब कुछ ना कुछ आपको मिक्स मैच करना है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि आप जो बच्चे को खिलाना चाहते हैं, जो उसके लिए हेल्दी है, वो भी वो खा ले और साथ में जो उसकी फेवरेट चीज़ है उसको भी वो खा ले, सो दैट वो मना ना करे किसी भी चीज़ के लिए। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। 5वां यहाँ पर आता है सॉल्यूशन एनकरेजिंग बाय पेरेंट्स। पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बच्चा कुछ भी चीज़ आपको मना कर रहा है या गलत कर रहा है, तो बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स को देखकर बच्चे सीखते हैं और वो सारी उम्र सीखते हैं, जब तक वो इतने अडल्ट नहीं हो जाते कि वो खुद से चीज़ें सीखने लगे, उनकी खुद की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, तब तक वो पेरेंट्स को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं और वो उन्हीं से देखकर सीखते हैं। तो मेक श्योर कि आप बच्चे को साथ बिठाएं और कोई ऐसी सब्जी है जो वो नहीं खाता या कम खाता है तो उसके फायदे बताएं, उसे टेस्ट लेके उसके सामने खाएं, उससे रिलेटेड कोई स्टोरी बना के उसे खिलाएं। एंड बिलीव मी, अगर पहली बार में आपके बच्चे ने 2 से 3 चम्मच भी वो सब्जी खा ली, इट्स अ बिग विन। आप बहुत बड़ी जीत पर जाने वाले हैं, क्योंकि आपके बच्चे ने एटलीस्ट वो चीज़ खानी शुरू करी है। एंड नेक्स्ट टाइम पक्का वो 2-3 चम्मच से ज़्यादा खाएगा अगर आपने इसी तरह से उसे एनकरेज किया। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आप ही नहीं खाते तो बच्चा भी उनको अवॉइड करना शुरू कर देगा। तो मेक श्योर अगर आप बच्चे को जो चीज़ खिलाना चाहते हैं जो हेल्दी है, वो आप खुद भी उसके सामने बैठ के खाएं, उसके सामने एक एग्जाम्पल सेट करें कि ये चीज़ हेल्दी है और हमें ये खानी है। 6th सॉल्यूशन आता है, वो तब आता है जब आप ये 5 चीज़ें ट्राई कर चुके हैं लेकिन अभी भी आपको कोई सक्सेस नहीं मिली है, बच्चा अभी भी खाना नहीं खा रहा है। तब आपके पास आते हैं कि ट्राई सम हेल्दी सब्स्टिट्यूट। कई बार मैंने देखा है कि बच्चा अगर सब्जी नहीं खा रहा तो बच्चे को नमकीन दे दी, बिस्किट दे दिया, या उसने अपना कोई भी पराठा है वो सॉस के साथ खा लिया, जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती जो चीज़ें, या बच्चे ने चिप्स खा ली। तो आप क्या करें, अगर आपका बच्चा कुछ भी करने पे खाना नहीं खा रहा लेकिन आप उसको एक हेल्दी डाइट देना आपकी जिम्मेदारी है, तो अगर आप सब्स्टिट्यूट भी चूज कर रहे हैं दैट मस्ट बी हेल्दी। जैसे आप अगर बच्चा चिप्स खाता है तो वो पोटैटो चिप्स ना होकर बनाना चिप्स हो। बनाना चिप्स इजीली अवेलेबल होते हैं आपकी किसी भी शॉप पे, आप ऑनलाइन भी उनको मंगवा सकती हैं। मैं जो बनाना चिप्स प्रेफर करती हूँ, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। तो चिप्स पर हम कॉन्सेंट्रेट करें। अगर बच्चा नमकीन बहुत खाता है तो आप मेक श्योर करें कि ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में फ्राई करके हल्का सा नमक डाल के दे दे, तो वो एक स्नैक हो जाएगा उसके लिए। और या फिर आप बच्चे को होल ग्रेन ब्रेड भी दे सकते हैं। होल ग्रेन ब्रेड बहुत ही हेल्दी होती है और बच्चे को ब्रेड वैसे भी नॉर्मली बहुत पसंद होती है। तो आप क्या करें, उसमें अच्छी सी किसी वेजी की 2-3 सब्जियां मिला के एक अच्छी सी स्टफिंग बनाइए और उसे अच्छे से देसी घी में अच्छे से सेक कर उसका टोस्ट बनाकर बच्चे को दे दीजिए। तो बच्चा इजीली खा भी लेगा और उसके पेट में सब्जियां भी चली गई जो कि हेल्दी हैं। तो एक टेंशन फ्री आपके दिमाग में रहेगा कि चलो बच्चे ने कुछ हेल्दी खाया है और अच्छे से उसका पेट भर गया है। या
फिर आप कैरेट केक भी जो आपको शॉप पे किसी भी कन्फेक्शनरी शॉप पे मिल जाएंगे या आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। कैरेट केक्स भी अपने आप में काफ़ी फिलिंग होते हैं, काफ़ी हेल्दी होते हैं और कैरेट वैसे भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, जो उसकी ग्रोथ एज है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैरेट के केक्स जो आप फ्रूट केक्स नॉर्मली खाते हैं जो मैदा के बने होते हैं वो प्लीज़ अवॉइड करें, उसके बिना आप उसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं कैरेट केक्स जो बहुत हेल्दी होते हैं, तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है। तो मैं यही कहूँगी कि बच्चे को अगर आप ये सब चीज़ें ट्राई करने के बाद भी बच्चा आपका नहीं खा रहा है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप उसे कुछ तो खिलाएं, तो आपकी चॉइस ये होनी चाहिए कि आप ऐसे सब्स्टिट्यूट चुनें जो उसके लिए हेल्दी भी हो। मीन्स क्योंकि बच्चे को फ्लेवर चाहिए, बच्चे को बाहर की चीज़ों में टेस्ट आता है, लेकिन एज अ पेरेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम उसके लिए क्या चूज़ करते हैं। तो ये थी मेरी एक एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो कि बच्चे अगर खाना नहीं खा रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम उनको हो सकते हैं, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। अब आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जो जो प्रॉब्लम है अपने बच्चे से रिलेटेड खाने को लेकर क्या आपकी वो सॉल्व हो गई हैं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं बेबीज़ को भी लेकर और जो बड़े बच्चे हैं उनको लेकर भी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि बच्चे का एक हेल्दी रूटीन कैसे सेट किया जाए, उसमें बच्चे की स्लीपिंग, फीडिंग एंड एक्टिविटीज़ ये सब इंक्लूड होंगी। एंड अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है बेबी से रिलेटेड या बड़े बच्चों से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सो दैट उस पर एक डिटेल्ड वीडियो में अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च से आपके लिए बना सकूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।